मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कौशाम्बी। हम कौशाम्बी ज़िले आ चुके हैं। दी लल्लन टॉप की यात्रा क्या हाल है यूपी कौशाम्बी पहुंच गई है और यहाँ पर बहुत दिन से वकीलों से बात नहीं हुई थी, तो हमने कहा वकीलों से बात करके देखी जाए कि वकील क्या सोच रहे हैं। अगर विधानसभा के लिहाज से बात करें तो मंझनपुर विधानसभा में है लाल बहादुर, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। इंद्रजीत सरोज जो बसपा के बड़े नेता थे, 4 बार से विधायक रहे, उनको हराया था 2017 के विधानसभा चुनाव में। पहले वो बसपा में से इंद्रजीत सरोज 17 में चुनाव हारने के बाद सपा में आ गए। शायद एक बार फिर से उनको टिकट यहाँ से मिले समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो फिलहाल हम कचहरी कौशाम्बी की आए हुए हैं और लोगों से बात करेंगे, खासतौर पर वकीलों से बात करेंगे। तमाम वकील खड़े हैं यहाँ पर, क्या माहौल है उनके बीच ये समझेंगे। सबसे पहले दीदी से बात कर लेते हैं। ठीक इस बोर्ड के नीचे उनके बहुत देर से हमको देख रहे हैं, पूछे क्या है उनके हाल। क्या नाम है दीदी आपका? हमारा किरण है। किरण, क्या करते हैं यहाँ? कब से बेच रही हैं? ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ भैया, थोड़ा दिन हुआ, कमाते हैं खाते हैं। कहाँ रहती कहाँ है आप? यहीं रहते हैं, कहाँ पर? चौराहा के किराए से कमरा लेके। किराए से। घर में कौन कौन है आप? 2 बच्चे हैं हम लोग, 2 मियाँ बीवी बस। 2 मियाँ बीवी। क्या करते हैं आपके पतिदेव? वो बोगी चलाते हैं, हम अपना ये। अच्छा, वोट देती हैं? वोट में हमारा नाम ही नहीं है तो वोट कहाँ से देंगे भैया? नाम नहीं, क्यों नहीं नाम? नहीं डाली, नाम ही नहीं पड़ा। नाम ही नहीं पड़ा? पता नहीं क्या नाम क्यों नहीं पड़ा? इतना वकीलों के बीच रहती, इनसे पूछा नहीं? नहीं पूछे ही नहीं है। पूछे ही नहीं। वोट पति वोट देते हैं आपके? नहीं, वो भी नहीं दिए। वो भी नहीं देते? कोई नेता पसंद है? नेता तो सभी हैं वहाँ। हाँ। सभी पसंद है। अच्छा, कोई है जो आप लोग के लिए काम कर रहा है? हाँ, सब लोग ही काम कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना। भारत की जनता बिल्कुल, कई लोग बहुत असंतुष्ट दिखते हैं, कई लोग बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट दिखते हैं। तमाम वकील हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मिश्रा। वीरेंद्र जी जी। यहीं के रहने वाले हैं? जी। मंझनपुर विधानसभा? जी नहीं चायल। अच्छा, चायल यहाँ की दूसरी विधानसभा है कौशाम्बी ज़िले की। 3 विधानसभाएं हैं, सिराथू, मंझनपुर और चायल, 3 विधानसभाएं हैं यहाँ पर। क्या माहौल है इसमें? किस चीज़ का? आपके मंझनपुर का क्या माहौल है? क्या मुद्दे हैं यहाँ के? तो मुद्दे बताइए ना, किस चीज़ का? वही तो बता रहे हैं। क्या मुद्दे क्या हैं? विकास से जुड़े क्या मुद्दे हैं? विकास तो हो ही रहा है, देख रहे हैं। हाँ। क्या विकास हो रहा है? रोड बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। रोड और सड़कें देखी चीज़ हो गई। सड़कें बन रही हैं मंझनपुर। हाँ। पहले सड़कें नहीं थी? नहीं थी। विकास हो रहा है, तेजी से हो रहा है विकास। मतलब आप लोग वकील हैं भाई, आप लोग जिरह करते हैं, तमाम लोगों को न्याय दिलवाते हैं, उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि विकास का क्या पैमाना है? तो विकास का पैमाना ये है कि भाई सड़कें सब साफ सुथरी हो रही हैं, बन रही हैं, सब लोगों को रोजगार मिल रहा है। सब लोगों को रोजगार मिल रहा है? हाँ। अच्छा, मुस्कुराहट आ भी कुछ और नहीं, विकास हो रहा है। रोजगार कैसे मिल रहा है? भाई रोजगार मिल रहा है, जो लोग हाँ। कटोरे भी मिलता है? हाँ। क्या नाम है आपका? अमृतलाल भारती। क्या करते हैं आप? राजनीति करते हैं? हाँ। किस पार्टी से जुड़े हैं? किसी पार्टी से नहीं, सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर? हाँ। नहीं, राजनीति करते हैं, सोशल वर्कर है? सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर। हाँ। क्या कह रहे हैं आप? हम आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछिए, हम कहेंगे। इन्होंने बताया कि भाई रोजगार सबको मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कटोरे में मिल रहा है। कटोरा जो बजवाए हैं, ताली बजवाए, उसमें रोजगार मिल रहा है। टीजीटी की अभी परीक्षा हुई है, 91 लड़कों को फेल किया गया है, सबको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। केवल सामान्य वर्ग का ही आदमी क्वालिफाई किया है, केवल सामान्य वर्ग का ही आदमी क्वालिफाई किया, और उत्तर प्रदेश की जो है जनता और अन्य कास्ट के लोग नहीं क्वालिफाई किए, तो रोजगार कहाँ से मिला? रोजगार की चलिए बात हो और बात करेंगे। और क्या मुद्दे हैं मंझनपुर विधानसभा के, कौशाम्बी जिले के क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव जिनको लड़ना है मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? हम मुद्दे पे आम आदमी के क्या मुद्दे हैं? हम मुद्दे पे भी बात नहीं करेंगे। हम सोशल वर्कर हैं, कोई मुद्दा नहीं है मेरे पास। क्या करते हैं सोशल वर्क में? आप क्या करते हैं? हमको सोशल वर्कर में सोशल वर्क का जो कार्य होता है वो किया जाता है। क्या कार्य होता है? किस तरह से मदद करते हैं? लोगों के निःशुल्क मदद किया जाता है, निःशुल्क मदद किया जाता है, कोई पैसा का लेन देन नहीं किया जाता है। कुछ करते क्या हैं? निःशुल्क क्या मदद करते हैं? जैसे किसी के ब्लॉक का काम हुआ, किसी के थाने का काम हुआ, तो हम लोग जाते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, मदद करते हैं। पैरवी करते हैं। हाँ।
क्या नाम वकील साहब? धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी। कब से कर रहे हैं वकालत? हम यहाँ पर जनपद न्यायालय में 22 साल से हैं। 22 साल से। पहले जो है यहाँ पर हमारी दुकान थी, टाइपिस्ट स्टाम्प वेंडर थे, अब वकालत करने लगे। अच्छा, फिर LLB कर लिया? कर लिए, LLB कर लिए, प्रैक्टिस शुरू हो गई। प्रैक्टिस शुरू हो गई। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के मुद्दे, अब यहाँ पर अच्छे शैक्षिक संस्थान की कमी है और थोड़ा बेरोजगारी है, उसको भी सुधार की आवश्यकता है। और यहाँ पर हमारे मंत्री जी ने भी मांग किया था कृषि विश्वविद्यालय के लिए। कौन मंत्री जी? सिद्धार्थनाथ जी ने आश्वासन दिया था, यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा यहाँ कृषि विश्वविद्यालय लाएंगे। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है जिससे पठन पाठों के नयुकों के लिए सुविधा हो सके और कुछ रोजगार परक भी कार्य होना चाहिए। हालांकि पुल, रोड और बिजली व्यवस्था वर्तमान में ठीक ही चल रही है। ठीक चल रही है। रोजगार की व्यवस्था होनी, थोड़ा रोजगार और शैक्षिक स्तर पर शैक्षिक स्तर सुधार की विशेष आवश्यकता है। और मैं आपका शशि प्रताप त्रिपाठी अधिवक्ता हूँ यहाँ लगभग 11-12 साल से। 11-12 साल से। कौशाम्बी कहाँ की आपने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, हाँ वहीं का प्रोडक्ट हूँ। BA भी वहीं से किया और हाँ BA भी वहीं से किया, LLB भी वहीं से किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे सूबे का उप मुख्यमंत्री हमारे जनपद से आते हैं, उस हिसाब से इस जिले में केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ विकास के नाम पे जीरो है। आज कौशाम्बी में गड्ढा मुक्त का आश्वासन दिया गया था सरकार बनते ही, आज देखिए दर पे गड्ढे हैं और केवल उनकी पैचिंग हो रही है। कोई नई रोड नहीं बन रही है, ना तो कोई विकास का काम हो रहा है। दलाल खोरी, घूसखोरी चरम पे है हमारे यहाँ। घूसखोरी, दलाल खोरी, अरे हर चीज़ में, हर ठेकों में, सब जगह पे तो आप भ्रष्टाचार यहाँ फैला हो। कौन कहता है भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है? भाजपा में बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार है। आम आदमी इस भ्रष्टाचार को नहीं पकड़ पा रहा है। बड़े स्तर पे इस तरह का भ्रष्टाचार, और आम आदमी क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? आम आदमी पहुँच से बाहर है। ऊपर गेम हो रहा है, हमारी आपके आँख के सामने कुछ है ही नहीं। हम आप लाचार वैसे ही टहल रहे हैं। अरे गेम हो रहा है, मतलब हमको थोड़ा बताइए। आप देखिए ना, चाहे आप देख लीजिए वो जो पुल इनके बाईपास बना हुआ है, नहीं सिराथू वाला जो बाईपास पुल बना है वो भी गड़बड़ बना हुआ था। इसके पहले तो जो हमारा हाईवे का पुल बना था अखिलेश जी की गवर्नमेंट, वो भी गड़बड़ बना हुआ था। तो ये क्यों गड़बड़ हो रहा है? हमारा पर्याप्त बजट पास हो रहा है, उसके बाद चीज़ें खराब हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पे हो रहा है। अधिवक्ताओं के लिए हम लोग शुरू से परेशान रहे हैं। अधिवक्ताओं के लिए आज तक हमारे पूर्व महामंत्री खड़े हुए हैं, लक्ष्मी त्रिपाठी जी, इनसे पूछिए। हमारे अधिवक्ताओं के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। पैसा पास होता है, यहाँ पे ज़मीन नहीं उपलब्ध। क्या चाहिए अधिवक्ताओं? अरे अधिवक्ताओं का जो एक प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था उसकी मांग हम लोग कर रहे हैं, उसके विषय में भी आज तक कुछ नहीं हुआ। आए दिन अधिवक्ता मारे जा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। देखिए कचहरी में अभी आप ताज़ा घटना देखिए, कचहरी के अंदर अधिवक्ता का मर्डर हो जा रहा है। यहाँ पे भी आप अगर देखिए तो सुरक्षा की वो व्यवस्था नहीं है। एक टेम्परेरी व्यवस्था कर दी गई है कि आपको दिखे एक मशीन टी से बोल रही है बस, बाकी आप क्या रखें क्या नहीं रखें वो कुछ नहीं पकड़ पा रही है। अधिवक्ताओं से बाकी सब लोग घबराते हैं। ये भी जानना चाहता हूँ, अधिवक्ताओं से आम आदमी या और जो लोग हैं उतना घबराते का है? ये फर्जी चीज़ है। ये लोगों के दिल में एक भय पैदा कर दिया गया है। क्यों, किसने पैदा किया है? समाज ने। भाई अधिवक्ता से ज़्यादा समाज के प्रति समर्पित कोई तबका नहीं है। जितना अधिवक्ता समाज के लिए तत्पर रहता है, रात दिन समाज का काम करता है, और सबसे ज़्यादा समाज में अधिवक्ता असुरक्षित है। आगे आइए। क्यों असुरक्षित है? हमारी बात आप ही को रखो। अधिवक्ताओं के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। किस तरह की सुरक्षा चाहिए? जान माल की सुरक्षा, भाई वो तो अकेला चलता है अपनी। तो अधिवक्ताओं को किस बात का खतरा है? जान का खतरा है। क्यों? भाई जो बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद है इस सरकार में। अच्छा। इस सरकार में जो बदमाश हैं वो बिल्कुल उनके हौसले बुलंद है। सरकार तो कह रही है योगी आदित्यनाथ सरकार की हमने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सख्ती की है। सिर्फ कागज पे है, सिर्फ कागज पे, सिर्फ सोशल मीडिया पे है। बाकी धरातल पे अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अधिवक्ता की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि लोग सुरक्षित नहीं हैं।
मगर सरकार का तो दावा रहता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पे हमने अच्छा काम किया, सबसे नंबर 1 पर उसको रखते हैं। केवल ये बात सोशल मीडिया में केवल उनके ही लोग प्रचारित कर रहे हैं इस बात को कि ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही जो है कोई भय नहीं समाज में, कोई डर नहीं, लेकिन ये ठीक इसके उल्टा है। समाज बहुत भयभीत है, समाज जो है भय व्याप्त है समाज में। थोड़ा इधर ये रोड है दरअसल, ये है ना, डिस्टर्ब हो रहे होंगे लोग। कौन बोला है ये? कौन बोला था अभी? नहीं खूब बीजेपी की बुराई करो, उससे क्या होगा? हैं, क्या नाम तुम्हारा? जी संदीप कुमार। क्या करते संदीप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर इस समय ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो रहा है, 2nd ईयर। अच्छा, क्या दिक्कत है बीजेपी से आपको? अरे बहुत दिक्कत, पूरा करप्शन, पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है जब से सरकार बनी है। झूठे बातें। आज तक किस तरह के भ्रष्टाचार का सामना किया बताओ? कहे नहीं, अभी हम बाइक से लेकर जा रहे थे बाइक से, और उसका हमारे पास हेलमेट नहीं था, और जो चेकिंग लगाए थे वहीं से निकल रहे थे, उनका ही जान काट उसको, और उनके पास हेलमेट नहीं था, उनको वापस जाने दिए, और वह वहीं से निकल रहा था और मेरा चालान काट दिए। अब बताइए क्या है मतलब? हेलमेट नहीं लगा दिए, सही था? नहीं, मान लिया चलो ठीक, मैं उनसे बोला सर मेरे पास नहीं है, और उनसे बताया कि मैं तहसील जा रहा हूँ और वहीं से आ रहा है। तहसील जाने वालों को छोटो नहीं चाहिए छोट, तो फिर जो और दूसरे उनके क्यों नहीं चालान काटे? और क्या जिनको जानते हैं उनका गलत किया, गलत किया, तुम सही थे। वही तो कर, मान लिया हम गलत कर, लेकिन सरकार के निगाहों पर तो हम दोनों लोग वही बराबर है ना, तब फिर उनके लिए क्यों नहीं किया? हाँ, और क्या, ये सब है, और बहुत भ्रष्टाचार यहाँ आए दिन, कत्ल मर्डर होते रहते। न्यूज़ खोल के देखिए 24 घंटा पूरा फीस वो कैसे इतना बढ़ गई, क्या कहते हैं हम लोग बेरोजगार। कहाँ दूसरे को आइडिया दे रहे हैं क्या? इन्होंने कहा भाजपा बुराई करिएगा, आप उनको आइडिया दे रहे हैं क्या? रिश्तेदारी है कोई? नहीं, आपको मैं तो जानते भी नहीं हो कौन है। हम नहीं इनको जानते हो ना, बताओ, हम काम कराने आए थे अपना। तुमको मौका दे रहे हैं बीजेपी की बुराई करने, देखो क्या बताओ क्या होगा? नहीं, बुराई क्या, पूरा देश बुराई कर रहा है, मैं ही क्यों कर रहा हूँ पूरा? और क्या, अभी 2-3 वकील साहब आए, उन्होंने बताया कि कमियां क्या है तुम्हारे हिसाब से? क्या आप हमसे कमियां पूछ रहे? पूरा देश कमियां ढूंढ रहा। तुम भी तो वोटर होगे, वोट देते होगे। आपके बेरोजगार सुनिए, उसको बोल रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यहाँ के, उन्होंने PWD का पूरा मतलब बोला रोड कंप्लीट, जहाँ से उनका घर है चलो सिरादपुर, वहीं से नहर वाली रोड जाती है, चल के देख लो रोड कैसे कर बनवाए हैं। पूरा कौशाम्बी विकास नाम पर कुछ नहीं है, वही जो मेन रोड थी उन्हें बनवा देने, चलो कौशाम्बी में दिखाए रोड कैसे। मैं तो कहते हैं कि ये जो सांसद जी बोलते हैं, विधायक जी बोलते हैं कि हमने उनको आवास दिया, मैं कहता हूँ आवास इनको एक आवास दे दिया, फ्री में राशन देने से पेट नहीं भर जाता। चलो मैं उनके घर दिखाऊं, कसम से गांव में जाकर कहीं मीडिया वाले जाएं और उनके घर में जाएं, देखें किस तरह गरीबों की ज़िंदगी है। एक घर के चले, किनका आवास मिला है, किनका लोगों का घर कच्चा है। क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ भी दिक्कत बोलने में है, अगर मैं से ज़्यादा किसी की बुराई कर दूंगा तो मुझे भी जान का खतरा है, क्योंकि बीजेपी मुझे भी खतरा है। और क्या, मैं इसलिए कि इस पर क्यों नहीं, मीडिया पत्रकार को मार दिया गया है, कहीं नहीं मारे हैं, वहाँ कहाँ है जो याद नहीं आ रहा मुझे, मारे है कि नहीं उसको? आप खुद ही आप पता है मीडिया वाले मारे है कि नहीं? अगर ज़्यादा बुराई करूँगा तो मार दिया जाऊँगा। और क्या करो तो मार दिया जाता है। क्या नाम है? शोएब नाम है मेरा। मैं पढ़ता हूँ सर। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ। कर रहे हैं? ग्रेटर नोएडा से। हाँ जी। यहाँ से क्यों नहीं किया? यहाँ आसपास कोई अच्छा कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी है, परेशानी है, बदहाली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड है सिस्टम की, जो जिम्मेदारी है सिस्टम की, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हर एक वोटर का अधिकार है कि वो सिस्टम के कॉलर पकड़ के ये 5 चीज़ें ले। कोई चीज़ नहीं सर। तुमने कहा बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी? सर बेरोजगारी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वही धरातल से ही बर्बाद है। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रही है, लोग क्या कहते हैं रोबोट का ज़माना आ रहा है, पढ़ाया हमको वही आज भी लेथ मशीन जा रहा है। तो सत्ता चाहती नहीं कि हम पढ़ें, रोबोट बनाना पढ़ाया जाए। बिल्कुल सर, एक जो कम से कम अपडेशन तो आना ही चाहिए ना सर। सत्ता, हालांकि सर सिस्टम में बैठे लोग चाहते नहीं कि हम पढ़ें, क्योंकि हम पढ़ेंगे फिर उनसे सवाल करेंगे, तो ये चाहते हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ परेशान रहे। उसके बाद आज अब देखिए कि जो कॉलेज से बच्चा निकल रहा है वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहा है। रीज़न यही है कि जो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो बेकार है। हाँ जी, रॉ मटेरियल, हाँ, पढ़ाई का जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल कहिए या रॉ मटेरियल कहिए, तो वो एकदम सिरे से बेकार है। और सिस्टम चाहता नहीं कि लोग अपडेट हों, ये पढ़े, ये अपनी बात करें, क्योंकि रीज़न सरकार चाहती नहीं है कि लोग। बिल्कुल सर, एकदम सरकार, ये गड्ढे बनते हैं रोड पे, ये भी सरकार चाहती है गड्ढे रहें, बच्चे लोग पढ़ते नहीं, सरकार चाहती कि पढ़ाई ना, क्योंकि अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अपने अधिकार जान लेंगे।
तो इसलिए आप एकदम से निकम्मा रहिए, उसके बाद जैसे ही जवान होइए 20 साल 22 साल 25 साल तक एकदम बेकार एजुकेशन लीजिए, उसके बाद आप रोटी कपड़ा मकान के लिए हाथापाई शुरू कर दीजिए। तो जब आप पूरी ज़िंदगी आपकी जवानी जो है रोटी कपड़ा मकान में ही परेशान हो जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए परेशान। अगर आज किसी घर में बीमार हो जाए बंदा तो वो घर तक बेचने में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम कुछ दे नहीं रहा। तो कह रहे हैं आयुष्मान भारत योजना आई है, 5 लाख तक का कोई यहाँ पे अगर कोई बंदा है, इतने 25-30 लोग हैं, अगर कोई एक मिल जाए बेनिफिशियरी, एक 25-30-40 लोग हैं, आयुष्मान कार्ड बने आप लोग किसी? और उसके बाद सर ये चाहते हैं कि सारी जवानी बर्बाद हो जाए, उसके बाद फिर रोटी कपड़ा मकान, फिर बीवी बच्चे में परेशान पूरी ज़िंदगी, उसके बाद इनको सिर्फ मज़े लेना है, वहाँ पे काम करना है, चाहे कोई भी सत्ता हो। हालांकि इस सत्ता ने तो और पुरजोर है। अब आप देखिए कि यहाँ पे और ख़ासकर मुसलमानों को तो ख़त्म ही कर दिया गया है हर तरह से। हाँ, ख़त्म से राजनीतिक जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है एकदम ज़ीरो लेवल पर कर दी गई है। हाँ जी। किसने ख़त्म कर दिया है? सिस्टम ने। ये अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर मोर देन 20% लोग मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान विधायक नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान विधायक नहीं? जो सत्ता है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? हाँ, वो मोहसिन रजा खाली उठा के रख दिया गया है, तो कहाँ है बताइए? तो आप कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन दे तो आप उसको पसंद करेंगे? नहीं, हम पसंद क्यों करेंगे? आपने ये मुद्दा उठाया ना कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है बीजेपी में, तो बीजेपी अगर मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देगी तो आप उसको पसंद? हाँ, हमको दे, हमारे जितने हो जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, हाँ जी। मतलब बीजेपी अगर मुसलमानों को टिकट दे, मुसलमानों को दे, दलितों को दे, पिछड़े को दे, तो देती है। हाँ बेचारा वो देती है, लेकिन वही एक वो है ना, वो भी देती है। बीजेपी वाले कहते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं मिलता उनको, इसलिए वो नहीं देते। अरे मुसलमान क्यों भरोसा नहीं कर पाता बीजेपी पे? क्यों भरोसा करे सर? ये किसी एक भरोसा करने लायक है ही नहीं है। हाँ जी। हालांकि हमें सभी ने ठगा है, कोई हमारा कोई हितैषी नहीं है, ना समाजवादी ना बसपा। नहीं, अखिलेश यादव को पीछा पकड़े कह रहे हैं। अखिलेश यादव का पीछा क्या पकड़े हैं? बस कौन मुसलमानों को कौन सा नेता पसंद आ रहा है इसमें उत्तर प्रदेश में? किसकी तरफ निगाह है? सर हमें कोई नेता पसंद नहीं है, हम खुद अपने आप में पसंद है। हमें बैरिस्टर साहब एक आए हैं हैदराबाद से, असदुद्दीन ओवैसी, वो कैसे लग रहे हैं? ठीक है, संविधान में उनको हक है अपना, वो आए लड़े। कोई देखिए ऐसे ही आए, राजभर आए, आप ये देखिए चंद्रशेखर आज़ाद आए, और आपके काफ़ी लोग आ रहे हैं लोग, उसको ऐसा नहीं कि वही आए हैं, सब लोग आए, सबको हक है लड़ने का, और संविधान में उसको हक है, कोई थोड़ी है कि वो कहीं से आए हैं। तुम नौजवान भी हो और तुमने मुसलमानों का मुद्दा भी उठाया, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई सरकार है, सरकार क्या करे, बीजेपी क्या करे जो आप लोग को लगे कि हाँ आप ठीक मामला है? सबसे पहले तो सर हम लोग को इंसाफ दो। किस तरह का इंसाफ? इंसाफ ये सर कि अब आप ये देखिए कि अभी राजस्थान में एक अंसारी करके टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, उन्होंने मजाक में एक पोस्ट कर दी पाकिस्तान के, जैसे मीम चलता है तो सरकाज़म, तो आज ज़माना सरकाज़म का है, सरकाज़म में उन्होंने एक मीम शेयर कर दिया, उनको क्या कहते हैं, उठा के कहते हैं UAPA लगा दिया गया। बताइए, मतलब हमें आज भी जो है देशभक्ति प्रूफ करने की ज़रूरत है। हमसे बड़ा देशभक्त मैं अपने आप को हम लोग तो खुद देश के वफादार हैं, तो वफादारी आज भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये तो कितनी सर गलत बात है। हिंदुस्तान में झंडा लहराते हैं पाकिस्तान का, कौन लहराता है? अभी करंट में अभी क्या हुआ है, जब अभी इंडिया हारी है, पाकिस्तान मैच जीता है, तो जो है रहते इंडिया में, खाते इंडिया की हैं, सब कुछ करते इंडिया में है, और झंडा लहराएंगे पाकिस्तान का। किसने लहराया? मुस्लिमों ने लहराया भैया, मुस्लिमों ने लहराया। देखा आपने? हमने मोबाइल पे देखा, न्यूज़ पे देखा, हर जगह देखा, सोशल मीडिया में देखा, बिल्कुल देखा। अच्छा, और आप लोग वकील भी हैं जी, मैं समझना चाहता हूँ कि कानूनी रूप से क्या ये जुर्म है? थोड़ा समझना चाह रहा हूँ मैं, लीगल पर्सपेक्टिव में समझना चाहता हूँ। कोई यहाँ पर जानकार है? नहीं, जुर्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जुर्म नहीं है। एक क्रिकेट खेल को अगर आप देश की, मेरा अमित कुमार नाम है, एक क्रिकेट खेल को अगर आप देश की तुलना करेंगे तो हमारे मुस्लिम भाई भी देश के बॉर्डर पे हमारे देश के लिए, रक्षा के लिए रात दिन एक किए हैं। वो क्या, अगर उनके नीचे गंदगी होती, उनके दिमाग में अगर गद्दारी होती तो वो देश की सेवा करते हैं? बताइए आप। कुर्बानियाँ तो हमने भी दी है बहुत, कुर्बानियाँ। क्या नाम है आपका? साकिब हुसैन। कुर्बानियाँ तो हमने भी बहुत दिया देश के लिए। हाँ, अब एक पक्ष पे आप सबको एक तरफा देखते हैं, हिंदू अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया। इससे पहले बहुत सी सरकारें थी आई, हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं था। आखिर यही सरकार आने के बाद विवाद क्यों हुआ? हाँ, सबको ही पढ़ा लिखा है, सबको मालूम है इसका रीज़न क्या, छोटा बच्चा भी जानता है। इससे पहले था हिंदू मुस्लिम नहीं था, कहीं भी नहीं। हमारे दोस्त आधे हिंदू हैं, मुसलमान भी, मैं तो मुसलमान ही हूँ, काफ़ी हैं, दिन भर बात करते, खाते पीते, उठते बैठते हैं।
खाली यही सरकार में क्यों ऐसा बताइए, खाली इसी सरकार में क्यों हिंदू मुसलमान की बात होती है? हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की क्या आलोचना करना सही है? आप बताइए, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसकी आलोचना करना क्या सही है? आलोचना नहीं करेंगे तो कमियां कैसे पता चलेंगी? कमियां मोदी जी योगी जी ने आज तक जो महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का, युवाओं का दर्द समझा है, वो आज तक किसी ने नहीं समझा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो इन्होंने नारा दिया, मुझे समय दिया जाए, जो इन्होंने नारा दिया उस पे इन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल पहला ये है कि आज तक जैसे ये आप सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, शोएब हैं, इनका यहाँ पर मुद्दा इन्होंने उठाया ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, इनको बोलने अब बात तो सुनिए ना, वकील है, पता आप ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है बीजेपी में मुसलमानों का, टिकट क्यों नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी? इनका विश्वास, आपने सबका विश्वास का जो नारा है, वो विश्वास कैसे बन पाएगा? टिकट दे, लेकिन जब ये टिकट देने लायक कोई उनको नजर आए तब तो टिकट दें। आपका कहने का मतलब है कि आपका कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो बीजेपी को लायक लगता हो? क्यों नहीं सम्मान दिया जाता? केंद्र में जो है, केंद्र में मुस्लिमों को बैठाए हुए हैं, यहाँ राज्य में बैठाए हुए हैं, क्यों नहीं सम्मान दिया? सबको सम्मान आए हुए हैं। मतलब नकवी जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ, विधानसभा में टिकट क्यों नहीं देते? आपने कहा कोई लायक लगे तो जब के लिए मैं बाहर का महामंत्री हूँ। आपका? मेरा नाम तुषार तिवारी। इतना आपने भरा हुआ, थोड़ा थोड़ी है भाई। सुनाई नहीं देगा ना आप सुनो तो। आपने जो आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, यहाँ 2 भाई खड़े, उन्होंने आरोप, अगर कोई भी आरोप लगा रहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नेतृत्व तो नहीं देती, तो आप पहले भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जानो। यहाँ की जिला कमेटी, अल्पसंख्यक कमेटी उसने बनाई है। भाई साहब, विधानसभा की टिकट की बात हो रही है, चुनाव लड़वाने की बात हो रही है, अल्पसंख्यक सेल की बात नहीं हो रही है। आप हमें एक मिनट आप हमें एक ऐसा कैंडिडेट मुस्लिम बताओ जिसने भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर लगा रखे हो कि हम भारतीय जनता पार्टी की फल्ला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक ऐसा बैनर पोस्टर आप दिखा सकते हो? मतलब अल्पसंख्यक सेल क्या करता है? अल्पसंख्यक सेल निकालता है, लेकिन नहीं निकल पा रहे। एक तरफ आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक सेल है, आपको खुद विश्वास नहीं हम पे, आपको खुद विश्वास नहीं हम पे। आप पहले हम पे तो विश्वास करो। उस विश्वास को जीतने के लिए आपने क्या किया? आप चले जाइए गोरखपुर, बाबा जी के मठ में देख लीजिए, वहाँ पे कितने मुसलमान भाइयों को उन्होंने किराए में दुकान दे रखी है। अगर हम मुस्लिम मंत्री हैं तो वहाँ का खुद का रसोइया है बाबा जी का, वो खुद मुस्लिम है। क्या नाम है? अब नाम नहीं बता सकता। कहाँ से पता चला आपको? ये लीजिए। अरे पता कहाँ से चला? अरे मैं भी कैसे सुना हूँ। सुना है आप? हाँ, ये है 100 में। एक चीज और सुन लीजिए आप। एक मिनट मंत्री जी, देखिए, आज से 10 वर्ष पहले उपरोक्त जो भी सरकारें रहीं, महिलाओं का, बहुओं का कोई आज तक दर्द समझा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शौचालय दिया है, अगर 4 बजे उनको, 1 मिनट सुन लीजिए आप मेरी, अगर उनको 4 बजे शौच लग जाती थी तो 2 घंटे 4 घंटे उनको दबा के बिताना पड़ता था कि 4 घंटे हो जाए, शाम हो जाए, तब हम शौच के लिए जाएं। उन महिलाओं का दर्द, अगर को शौचालय मिल गया है, बिल्कुल। अरे कार्रवाई की है भैया, अगर प्रधान ने नहीं दिया है तो कार्रवाई किया मोदी जी ने। नंबर 1 बात। दूसरी बात, हम देख रहे थे, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन उठा रहा है, ऐसे सबको पता है। जितने लोग मरे हैं ज़्यादातर उसमें मुसलमान ही सपोर्ट किए हैं, कंधा दिए, कुछ भी दिया। फेसबुक पे देखिए, कहीं भी मुसलमान अगर हमारा भाई है तो हमारा सहयोग करेगा ही ना भाई। मुसलमान हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम थोड़ी नहीं है, हम तो गंगा जमनी तहजीब को। इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने कहा कि रहते यहाँ हैं और झंडा पाकिस्तान का। हम बता रहे ये गलत है, ये महानालायक है। अगर मुस्लिम भाई शोएब हैं, ये कह रहे हैं कि हमेशा हमको वफादारी क्यों साबित करनी पड़ती है? इसलिए कि आपके कृत्य कुछ ऐसे हैं, जैसे एक मछली होती है, वो गंदी होती, पूरा तालाब होता। जो आतंकवादी पकड़ा जाता वो मुसलमान होता, तो लोगों के दिमाग में जाता कि अरे ये तो वही है। मान लीजिए कोई एक आदमी पकड़ा गया हमारे यहाँ, सबको आप उसी निगाह से ना, अगर हमने इस निगाह से देखा तो राष्ट्रपति कैसे बना दिया? अगर हमने इस निगाह से, तो आतंकवाद था, उसका भी तो यहाँ पूजा हो रही है। कोर्ट से भी तो आतंकवादी था, उसकी भी तो पूजा कर रहे हैं।
जिसको हमारे इतिहास ने आतंकवादी कह रखा है, उसकी पूजा हम कैसे करेंगे? यहाँ पे शुरू सेनानी अरे वो माफी वीर सावरकर हैं, माफी वीर सावरकर हैं, स्वतंत्रता सेनानी कहाँ? उन्होंने उस आंदोलन के खिलाफ में माफी मांगा था, वो माफी वीर सावरकर हैं। आप उनको वीर सावरकर मत कहिए, माफी वीर सावरकर हैं वो। नहीं, लेकिन इतिहास क्या कहता है? इतिहास वीर सावरकर कहता है। लिखा है तो इतिहास क्या कहेंगे? इतिहास जो लिखा हुआ है, जो सो कॉल है हमारे, जो तथाकथित है, वो उन्होंने इतिहास लिखा है। कौन? अरे अब क्या सब चीज बताया जाए? वो कोई दूसरे नहीं थे जिन्होंने इतिहास लिखा है। आप तमाम वकील खड़े हैं यहाँ पे। मैच बात हुआ कि भारत पाकिस्तान के मैच के बाद कुछ लोग इन्होंने कहा कि लोग झंडा लहरा रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। मैं कानून के लिहाज से समझना, आप समझिए, मैं सुनिए तो प्लीज सुनिए तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या वो लीगल टर्म्स में कोई अपराध है? वो जी हाँ, लीगल टर्म्स में अपराध है। आप किसी दूसरे देश का झंडा आप अपने देश में नहीं लहरा सकते। पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है। उस बाबर आजम को गले लगाए, रिजवान को गले लगाए, सर पे हाथ फेरे, वो अपराध है क्या? भावना है भैया, तो हम खेल भावना है। मोहम्मद शमी उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको घेरा गया। कहाँ घेरा? सोशल मीडिया। कौन घेरा? सोशल मीडिया। आप गए, हम लोग कहाँ गए? हमारा तो वो भाई है, हमें याद है उसने 5 विकेट लिया था, उसकी वजह से हम जीते थे। उसको कैसे भूल जाएंगे? पाकिस्तान शत्रु देश है हमारा, उस देश से हमारे देश के व्यापार भी अच्छे नहीं है। हाँ, व्यापार होता है, व्यापार होता है, वो आयात निर्यात। और शत्रु देश तो कहीं है नहीं। और अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम यहाँ पे उनका झंडा फहराता है तो ये गलत है। और ये सारे मुस्लिमों के लिए, ऐसे मुस्लिम जो हमारे देश में रहे। हमको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और यमन, सऊदी अरबिया से हमसे क्या सरोकार है? हमसे क्या? हम हिंदुस्तान से मतलब, हमें भारत से मतलब है। हमें दुनिया से, हमें आप क्यों जोड़ते हैं? हमें क्या मतलब है? भारत में रह करके हिंदुस्तान का फिर नारा लगाया जाए ना, अगर आपको हिंदुस्तान से मतलब है तो। बिल्कुल, अभी यही तो मैं भैया यहाँ पे सुनिए, अब आपको बता दूं, आज 7 साल तक नहीं लगाते थे, लेकिन 7 साल से लगाते हैं। 7 साल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तभी से ये तिरंगा लहराने लगे हर मदरसे में। उससे पहले क्या करते थे? नहीं लहरा रहे थे। आप इतिहास वकील साहब से मेरा एक बहुत दबाना हम्बल एक सवाल है कि जो आरएसएस हेडक्वार्टर है, वहाँ तिरंगा कब से फहरने लगा? बताइए थोड़ा। किस आरएसएस के इतिहास में आरएसएस का स्वयं एक झंडा है। आरएसएस उस झंडे के तले अपना काम करती है। तिरंगा क्यों नहीं लहराया था? तिरंगा, अरे बाप रे बाप, आपने देखा नहीं? आपको आरोप लगाना है? आप एक फोटो दे सकते कि ये तिरंगा आज लगाया गया, इसके पहले लगाया नहीं गया? दे सकते हैं। हाँ, 26 जनवरी 15 अगस्त के मेरा घर ही संघ कार्यालय के जस्ट बगल में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय की बात नहीं, आपने कहा ना कि पहले इस देश का मुसलमान जो है वो तिरंगे का अपमान करता था, उसका झंडा नहीं फहराता था, आपका कहना है ना? जब से भाजपा सरकार आई तब से जय करने लगे हैं भारत माता की। हाँ। उससे पहले नहीं करते? इसमें ना पहले क्या करते? उसके पहले तो इतना हरियर दिखाई देते हैं कि रास्ता में निकला मुख्य धर्म का झंडा है, तो क्या दिक्कत है? इतना झंडे से आपको क्या जरूरत? दिक्कत क्या है? अरे भाई, भगवा अब ऐसे तो लोग बोलने लगे कि भगवा झंडा क्यों लहराते हैं? जवाब सुन लीजिए। मेरा सवाल सुनिए पहले। आपने कहा हरा झंडा लहराते थे, अभी यही यहाँ तमाम लोग हैं वो कहने लगे कि जो हिंदू हैं वो भगवा झंडा क्यों लहराते हैं, या आरएसएस जो भगवा झंडा क्यों लहराता है? तब आप सुन लीजिए, आप उस झंडे को अपने घर पे टांगिए, आप रोड पे लगा दिए, रोड पे जनमानस चल रहा है, तो जब कोई हिंदुओं की यात्रा होती है तो भगवा झंडा नहीं लगता? रोड पे नहीं लगता, खम्भों में लगता है, खम्भों में लगता है भैया। आप कभी भी देखिए, सांप्रदायिक मामला है, जो जिसका धर्म है वो उस हिसाब से अपने धर्म को माने। ये लोकतंत्र है, अपने अपने हिसाब से अपना धर्म आदमी मान सकता है ना, तो इसमें क्या जरूरत है किसी धर्म को आपत्ति करने की? हर आदमी स्वतंत्र है ना। अरे भैया रोड में बैठ के नहीं ज्यादा करने की व्यवस्था थोड़ी ना है कि जो है अव्यवस्था हो जाए। रोड में बैठ करके नमाज अदा भाई पुलिस प्रशासन, पुलिस जी, हाईवे का अजूबा भी तो नहीं जाम होना चाहिए। त्योहार है, हर चीज हर धर्म का होता है, आपका होता है, हमारा होता है, सबका होता है, हर धर्म त्योहार मनाए। लेकिन अभी आपने तो भाई
पुलिस प्रशासन ही तो अलाउ करता है ना। पुलिस प्रशासन अलाउ करता है कि आपकी धर्म की आस्था के प्रति कोई खिलवाड़ ना हो और शांति व्यवस्था। मान लीजिए कहीं नमाज पढ़ी जा रही है, कहीं यात्रा निकल रही, पुलिस ही तो व्यवस्था खड़ी रहती, उनकी सुरक्षा में पुलिस ही तो खड़ी रहती। हम आप तो नहीं जाते। यात्रा तो हर धर्म की निकलती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? घूमने की आपको है भाई साहब? मुझको दिक्कत सिर्फ ये है कि जब आप झंडे सड़कों में गाड़ दोगे, जनमानस वहां से निकलेगा, एक्सीडेंट होगा। अगर आप धर्म के बहुत बड़े प्रचारक हैं, बहुत बड़े हितैषी हैं, तो उस झंडे को अपने घर पे गाड़ के अपने धर्म के प्रति जागरूक बनाइए। लेकिन उसको संप्रदाय को, आदमी को मरने के लिए धर्म थोड़ी ना होता, मरते हैं लोग उससे। बिल्कुल एक्सीडेंट होता है। 100 ग्राम के झंडे से आदमी का एक्सीडेंट नहीं होता है। आप झंडे का डंडा देखते कितना बड़ा रहता है, 4 फुट 5 फुट, उससे एक्सीडेंट से आदमी कैसे मर जाएंगे? जैसे वकील साहब कहा है 2012 से लेके और 2017 तक का। क्या नाम है आप? मेरा नाम राजा सिंह है। राजा सिंह। क्या करते हैं राजा? हाँ, पूरब खेती करता हूँ, पूरब शरीर का रहने वाला हूँ। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ रहे हैं। हाँ, ये कोई अपना धर्म नहीं बता रहा। यहाँ अगर विदेश में गया था, सऊदी अरब में, बोले कि अगर उनको फुलूस चाहिए तो अपने भाई पैसे दे दो, तो अपने भाई को मर्डर कर देते, और पैसा दे दो अपनी माँ बहन बेटी बेच देते। वहाँ जिस देश में अन्न और जल, पंछी से लेकर पशु तक, आदमी तक मुलाहा खाता हो, उस देश में ही नहीं जो है वहाँ के लोग दिन में एसी में सोते हैं, रात में ऐशबाजी करते। और जिस देश में अन्न जल सब हमारे देश में है, 1000 नहीं 1,00,000 वर्ष पहले इतिहास गवाह है। भारत में चक्रवर्ती राजा होते थे ना, उसको सब भूल गए। हमारे देश में आपस में ही नहीं, कोई नहीं इतिहास उठाता है और न कोई धर्म पालन करता है। अपने देश में हमारे यहाँ गुलाम का कैसे हुआ जानते हो? हमारा देश के ही लोग जो है गुलाम बनाए। दुश्मन को जब बैठाओगे, जगह दोगे, जब तो हमें गुलाम बनाए। आप कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान जो विद्वेष वो नहीं होना चाहिए। हमारा वैसे मैं ये समझना हाँ, हमारा कहना ये है कि आज भी यहाँ का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, अरब कंट्री में जानते हो खारजी मानते, खारजी कहते हैं खाने में बिक गए, हिंदू से मुसलमान बन गए। उनको जो है मुसलमान नहीं मानते भैया। अगर हमारे देश का हिंदू मुस्लिम तरीके से वो सब चीज जब बताएंगे जो आप जानना चाहते, थोड़ा ये और यहाँ पर बातचीत में और भाई साहब, जब से हमारे मोदी जी हो गए, 1000 वर्ष पहले से आज तक वो 125 करोड़ को, हर जनता को, हर धर्म को एक मानते हैं। हाँ, आज तक कोई माई का लाल 1000 वर्ष हो गए नहीं माना। आज हमारे योगी मोदी जी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा न लगावें, कम से कम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की माटी पर हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। बताइए कौन करता है? अरे वही जो ये कश्मीर में जो ये छात्र हैं, पाकिस्तानी छात्र हैं, जो वो जिंदाबाद माने जिंदाबाद करते हैं पाकिस्तान। हमारे देश में रहकर, हमारे हिंदुस्तान में रहकर, अगर तुमको हिंदुस्तान नहीं अच्छा लगता तो पाकिस्तान चले जाइए ना, आप पाकिस्तान चले जाइए। हमारा कहना ये है, हम जानते, आप हमको, मैं भी मुस्लिम में इंडियन हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं सुनो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं तो नहीं मानता, मेरा ये देश है, मैं अपने देश की तारीफ करूँगा, अपने देश की हमेशा करूँगा। अगर आपको, आपकी गवर्नमेंट को अगर इतनी नफरत है तो आप फिर क्यों चीज़ मंगवाते कीजिए, सारे डिब्बे बंद कर दीजिए। किससे बंद कर दें? बंद कर, आपकी गवर्नमेंट है अभी, वो तो बन सकती है ना। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्र है। शांत हो जाइए, शांत हो गई बात। हम अपने देश का नारा लगाएंगे ना, हम पाकिस्तान का क्यों ना लगाएं? अच्छा, जैसे यहाँ पे थोड़ा हिंदू मुसलमान वाली बातचीत होने लगी, क्या नाम है आपका? केटी द्विवेदी है डॉक्टर। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान ज़रूरी है कि इस देश में और मुद्दे ज़रूरी हैं? देखिए, हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान में खाई उत्पन्न करके सांप्रदायिकता उत्पन्न करना बिल्कुल गलत है। राष्ट्र के विकास की बात होनी चाहिए, विकास के मुद्दों की बात होनी चाहिए। और हिंदू मुस्लिम का ये जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक ड्रामा करके और अपना अपना वोट बैंक कंप्लीट किया जा रहा है,
इसको तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग को रोकना चाहिए। और हमारे भारत देश के संविधान में, भारत देश का संविधान ही हमारा धर्म है और उसमें सभी धर्मों को सम्मान देने की बात कही गई है। जो महामंत्री जी अभी कह रहे थे कि इस देश का मुसलमान जब से बीजेपी सरकार आ गई है तब से भारत के पक्ष में नारे लगाने लगा है और तिरंगा फहराने लगा, उससे पहले नहीं फहराता था। देखिए, ये तो राजनैतिक पार्टियां जो कि भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां हैं कुछ, उनके द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और उनके ही कुछ जो लोग हैं, गिने चुने लोग ही ऐसा कर रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में सदैव से एकता रही है और आज भी एकता है। गांव में आप चले जाइए, हर जगह पूरी तरह से एकता है। कोई भी इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार है कि हिंदू मुस्लिम में कोई खाई है। कोई खाई नहीं है आप कह रहे हैं? अच्छी बात है। जैसे शोएब हैं, ये कह रहे थे कि हमेशा मुसलमानों से ही क्यों ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो साबित करें कि वो भारत के लोग हैं, वो भारत को मानते हैं। एक बार फिर से आप क्वेश्चन करिए। मैं कह रहा हूँ शोएब हैं यहाँ पर, ये मुझसे भी कह रहे थे कि हमेशा मुसलमानों को ये क्यों साबित करना पड़ता है कि वो भारत के पक्ष में हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत की तरफदारी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमेशा इनसे सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है? देखिए, सब सार्वजनिक रूप से सभी मुस्लिम से ये नहीं मांगा जा रहा। जो कि आतताई हैं, जो कि उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, केवल उन्हीं से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। जो कि भारत राष्ट्र के विरोध की बात करते हैं, जो बाहरी आए हुए। और सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मुस्लिम भाई पहले ये साबित करें कि हम जो है भारत के नागरिक हैं या नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे समझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक बात है। आप रहने वाले यहीं के हैं, कौशाम्बी के? हाँ हाँ, कौशाम्बी के रहने। कौशाम्बी के क्या बड़े मुद्दे हैं? कौशाम्बी में तो केवल भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ कौशाम्बी जनपद का बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार? हाँ हाँ, दो मुद्दे हैं। अच्छा, किस तरह का भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में सार्वजनिक रूप से आम जनता जानती है, मगर बीजेपी की सरकार तो दावा करती है भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने। सबसे ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये दावा खोखला है। ये मेरा दावा है कि भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि भ्रष्टाचार और बढ़ा है। बढ़ गया है। बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया है? हर जगह। गांव की गरीब जनता का जिस प्लेटफार्म पर काम होता है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, आरटीओ हो, हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है। कोई भी डर के मारे जो है, पीछे से कह रहे हैं खनन विभाग। हाँ, खनन विभाग में भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और हो रहा है। और दूसरा मुद्दा आपने कहा बेरोजगारी का। रोजगार के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं, क्या व्यवस्थाएं हुई हैं? सरकार ने कुछ किया आज तक कौशाम्बी में बेरोजगारी दूर करने का कोई प्रयास किसी भी सरकार ने नहीं। देश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो यहीं से आते हैं। कैसा रहा उनका काम? उनका काम, जो जिस विभाग के वो मंत्री, उनका काम दुरुस्त है। बेरोजगारी है, सड़कें बन गई हैं, आप देख लो। आप कहाँ बनी है सड़क? बात करें, अरे पूरी चलिए मेरे साथ देखिए। केशव मौर्य जी, केशव, आप पहले लिंक, मेरी बात तो सुनिए। केशव मौर्य जी, आप कौशाम्बी में कब से आते? हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के पहले आते थे आप आते थे या नहीं आते थे? आते थे। ऐसी सड़क थी जैसी आज आपको मिल रही। मैं चित्रकूट से आया हूँ भाई साहब, कौशाम्बी। कमर टेढ़ी हो गई है। कहाँ से कहाँ तक खराब? हमको मत बताइए कहाँ से कहाँ तक खराब थी। आधा रास्ता तो खराब था। मैं कौशाम्बी की बात करीब 75-80 किलोमीटर है। कौशाम्बी की बात करो, कौशाम्बी की बात करो तो जहाँ ओसा से चित्रकूट उत्तर प्रदेश से बाहर है। नहीं, वहाँ काम चल रहे ना भैया। अब एक दिन में सड़क तो नहीं बन जाती। 5 साल में जितने डिप्टी सीएम पूरे उत्तर प्रदेश के होते हैं, काशिफ रिजवी,
डिप्टी सीएम पूरे उत्तर प्रदेश के होते हैं। आप कौशाम्बी की बात मत करिए, पूरे जिले के पूरे उत्तर प्रदेश की बात करिए। आपकी बात सही है, उनकी बात सही है कि वो पूरे प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो काम नहीं कर रहे। आप बताओ, हम अगर बताएंगे तो आप कहोगे हम उनके समर्थक हैं, हम उनके जिले के हैं। समर्थक होने में कोई बुराई थोड़ी ना है। हमारा लाल केशव प्रसाद आज इस उत्तर प्रदेश में वाइस चीफ मिनिस्टर है। ये हमारे लिए गर्व की बात, क्योंकि आज तक कोई भी वो वाइस चीफ मिनिस्टर नहीं बना। समझ रहे हैं? तो हम उस पर गर्व करते हैं। और लोगों से मौर्य जी को काम करने के लिए पूरी पावर कहाँ दी गई? एक कमेटी बना दी जाती है कि केशव मौर्य इतना बजट नहीं खर्च कर सकते हैं, तो कैसे बना डालेंगे रोड? वो तो नाम का डिप्टी सीएम हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल नाम का डिप्टी सीएम। पूरा बैकवर्ड के लोगों ने उत्तर प्रदेश को वोट दिया डिप्टी सीएम मौर्य के नाम से, और उसको डिप्टी बना के चुप कर दिया गया। उसको अगर वो चीफ मिनिस्टर होता तो आज देश प्रदेश का बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट मुस्लिम सामान नाराज ना होता। वोट लिया गया बैकवर्ड के नाम से, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, गलत बात है। इसीलिए गड्ढे नहीं भरे गए, नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए परेशान हैं आप लोग। बिल्कुल गलत बात है। वोट दिया गया बैकवर्ड के नाम से, सारे बैकवर्ड वोट नहीं, आपकी कुछ नहीं देंगे बैकवर्ड वोट। देखिए बीजेपी को बैकवर्ड वोट नहीं देंगे। ये क्या विधाता? अरे देखिए आंदोलन चल रहे हैं, गलत बात नहीं होगी बीजेपी। मैं पूछ लूंगा उनसे यार, यहाँ पे 1-on-1 डिबेट नहीं हो रही ना भाई साहब, सबसे बात करूंगा ना। आप ठीक है ये रोड बनाना ही कौशाम्बी का विकास नहीं है। उस रोड के विषय में ये पता करना कि कितने गरीबों की मजदूरी मारी गई है। सर पेट्रोल 105 में कर दिया गया है, रोड बनवा दी गई है, और पेट्रोल 105 में है, गाड़ी कहाँ चला है? 105 है जो कि आज पेट्रोल इतना महंगा है भैया। सुन लीजिए, ये कांग्रेस सरकार का इकट्ठा किया। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो रोड बनी है, शिवेंद्र धर द्विवेदी एडवोकेट, जो रोडें बन रही हैं, जो रोडें बनी हुई हैं, गाड़ी आगे जा रही, पीछे रोड उखड़ी हुई है, उस पर फिर से डामरीकरण हो रहा है। ये इतना तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि कौशाम्बी नहीं, डिप्टी आपके सिराथू में ही, सिराथू में जहां से ये 2012 में विधायक चुने गए, सिराथू से इनकी राजनीति चमकी। माननीय डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की, उनको विशेष तौर पर अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सिराथू की जनता की देन है। सिराथू के लोगों को उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए था। कहीं भी भ्रष्टाचार होता वो अलग का विषय, जिम्मेदारी उनकी बनती है पूरे उत्तर प्रदेश की, किंतु अपने गृह जनपद सिराथू विधानसभा के लिए उनको विशेष तवज्जो देना चाहिए था। अगर यहाँ की रोडें बन रही हैं तो उसको अच्छे तरीके से बनवाना चाहिए था। ये नहीं कि पीछे बन रही है, पीछे कोई उपयोग नहीं। भाई साहब आप थोड़ा शांत हो जाइए। गेस्ट हाउस बन गया आपका, रोड अब इनकी सुन, बस अड्डा बन गया। मेरा नाम विमल मिश्रा है, एडवोकेट विमल मिश्रा। इन्होंने कहा सिराथू में के विधायक होते हुए क्या काम किए। सबसे बड़ा उपहार गिफ्ट उन्होंने दिया ओवरब्रिज बनाना। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ जाम की समस्या थी। सारा दिन रुक जाइए विकास के नाम 6 लेन रोड बन रही है, हर जगह आपको ओवरब्रिज मिलेगा, हर जगह ओवरब्रिज मिलेगा। यहाँ कुछ नौजवान साथी हमको मिले, उन्होंने पूछा रोजगार के लिए क्या? रोजगार के लिए बताइए, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, रोजगार की बात कर रहे हैं। ये बताइए मुझे, रुक जाइए, महंगाई बढ़ रही है, आपकी आय बढ़ रही है, महंगाई की बात कर रहे हो, आपकी आय भी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? आपकी आय बढ़ रही है, बताइए। ये बताइए, वही दूध, मैं मान लीजिए हम दूध बेचता हूँ, वही दूध पहले 25 रुपये लीटर मिलता था, आज 40 रुपये लीटर दूध बेच रहा हूँ मैं। आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी ये बताइए आप। पहले बिल्कुल पहले रुक जाइए, मेरी पेशी पहले 50 रुपये थी, अब मैं 200 रुपये पेशी ले रहा हूँ। मेरी आय बढ़ रही है। जिसमें मेरा जो सवाल था वो ये था, भाई साहब सुन लूंगा यार, रुक जाइए, किसान के जानवर, रुक जाइए, मैं पूछ लेता हूँ ना। आपने सड़क वाली बात हो गई, कुछ नौजवान साथी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, रोजगार के लिए क्या हुआ मुझे बताइए। रोजगार के लिए बताइए, उत्तर प्रदेश में छोड़िए, आपके जिले की बात कर रहा हूँ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, यहाँ पर क्या हुआ? रोजगार के मामले में मैं कौशाम्बी की बात कर रहा हूँ। कौशाम्बी एक नकल का गढ़ था, पूर्ववर्ती सरकारों ने उसको गढ़ बना दिया। इतने भाई साहब मैं रोजगार की व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ ना, रोजगार की बात कर रहा हूँ, रोजगार पे आ ही रहा हूँ मैं।
हाँ नकल नहीं, नकल करवा के इतने गधे पास हो गए बच्चे। फिर नकल रोजगार के लिए क्या व्यवस्था, कोई इंडस्ट्री सेटअप हुई हो, लोग नौकरियां कैसे मिलेंगी, सरकारी सबको दे नहीं पाएंगे। आपके नजदीक में कादीपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बनने दीजिए, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मेडिकल कॉलेज बिल्कुल अच्छे लड़के बाहर से आएंगे, रोजगार मिलेगा। इनकी सरकार पूर्ण रूप से फेल है, कहीं भी कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, पूरा नवयुवक बिल्कुल बेरोजगार है, जिनके रोजगार थे वो भी छीन चुके हैं। आप कह रहे सब अच्छा है, मुझे 5 काम गिनाएंगे भाजपा के सरकार के 5 साल में क्या हुए बड़े। एक तो सड़क हो गया, आपने बताया हाईवे, पुल, सड़क, और बताइए रेलवे। अरे रेलवे बेच कहाँ दिया, जो देखिए प्राइवेट रेलवे में क्या किया? रेलवे में हमारे भरवारी में दिल्ली की ट्रेन रुक रही है। अब पहले लोगों को दिल्ली जाने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता था, और ट्रेन रुक रही है। मैं सुन लेता हूँ विकास इनकी नज़रों में क्या है, मैं समझना चाहता हूँ। विकास किसानों का ले लीजिए, किसानों का आप देखिए, यही गेहूँ, पहले गेहूँ बिकता था, 1 बोरी DAP नहीं आती थी। आज की डेट में गेहूँ 1950 रुपए में गेहूँ बिक रहा है। भाई साहब रुक जाइए, मैं पूरा प्रदेश घूम के रुक जाइए भाई साहब, मैं पूछ लूँ, मैं पूरा प्रदेश, लगभग आधा प्रदेश हम लोग घूम चुके हैं। जो आप कह रहे हैं 950 1950 किसान को मिल रहा है, नहीं मिल रहा भाई साहब। नहीं, आप किसान नहीं है ना, मैं किसानों में बेच रहा हूँ। अच्छा, मैं किसानों में बेच रहा हूँ। कितना आपका पैदा हुआ? बिल्कुल 1 ट्रैक्टर ला के मंडी बेचा हूँ मैं 1975 रुपए में। धान में पूरे भारत की समस्या इस समय जानवर है। किसान अपने घर पे आराम से सो नहीं रहा है, वो चारपाई लेके अपना पैरा बिछा के, पुआल जिसको बोलते हैं, खेत की रात दिन रखवारी कर रहे हैं, छुट्टा जानवर। औरतें बहुत गाली देती हैं, जो नील गाय और देसी गाय खेत चरे डालो तो मटर खा डालो तो लौंडे मेहरगोल का छोड़ के भाग किया इसके गोवंश पे। आप किसान हैं, आपको दिक्कत नहीं? मैं भी किसान हूँ, पीड़ित मैं भी हूँ, लेकिन एक गाय के मुद्दे पे, एक गाय के मुद्दे में एक हिंदू, एक सब पार्टी। सुनिए, इस देश के अंदर की संस्कृति का मैं आपका, मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्र, मैं एडवोकेट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो छुट्टा की व्यवस्था, ये कमी बताई जा रही है, इस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी जानवर हैं, ये कौन सी मानसिकता है? गौ माता, माँ, और जो संस्कृति ये मानती है मेरी माँ, क्या इस माँ को कसाई के दम पे बांध रखा था? केवल एक शब्द योगी ने कहा था कि यदि मेरी सरकार बनी तो स्लेटर हाउस बंद करवा दूंगा। उसके बदले में क्या आया? विपक्षी लोगों ने क्या किया? इसमें न योगी का कोई जानवर है, न कोई मोदी का जानवर है, ये एक मानसिकता का जानवर है जो माँ की रक्षा नहीं कर सकता, धरती की रक्षा नहीं कर सकता। जानो इनसे पूछिए कि पिता कौन है? हम जानवर की औलाद हैं, ये हम जानवर की औलाद हैं। रुक जाइए, हम जानवर की औलाद हैं, हम जानवर की औलाद हैं। रुक जाइए भाई साहब, एक पशु है, मैं जाऊं, मैं चला, रुक जाइए, शांत। हो गया। गौ माता के नाम पर ये बहस खत्म करनी पड़ रही है। सवाल थे मेरे पास, और तमाम सवाल थे, पर चलिए देखते रहिए लल्लन टॉप।